Hello, everybody. Welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the Bio World. Welcome to another fascinating lecture. Ladies and gentlemen, हम लोगों ने चैप्टर चालू किया हुआ है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग इस समय बात कर रहे हैं टॉपिक और टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ लीवर। और इस लीवर के फंक्शन में हम लोगों ने करीबन 9 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में सीख लिया हुआ है। आज के लेक्चर में हम 9 से आगे मतलब आगे के फंक्शंस के बारे में डिटेल में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यस सर। तो जो आखिरी फंक्शन था वो था हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। सो एम्ब्रियो में, जब आप एम्ब्रियो में थे, बेबी थे, fetus थे, उस समय आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड बनाने का काम बिगिनिंग में लीवर किया करता था। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। अब हम लोग मूव ऑन होते हैं अपने टॉपिक पे और फंक्शन नंबर 10 के बारे में बात करने वाले हैं। फंक्शन नंबर जो 10 है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन। सो इट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन। मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि जब मैं ब्लड प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे प्रोटीन के बारे में बात करता हूं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। हम ऐसे प्रोटीन के बारे में बात करते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, उन्हीं को हम ब्लड प्रोटीन बोलते हैं। और ब्लड प्रोटीन को एक अलग से नाम दिया हुआ है और वो नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये नाम आप सीखेंगे सर्कुलेशन में। इसी यूनिट में एक चैप्टर है सर्कुलेशन, हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें आप जरूर सीखेंगे, है ना। सो प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन का दूसरा नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन में दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो लीवर सिंथेसाइज करता है। उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, इसके अंदर दो एग्जाम्पल्स आते हैं। यस सर। पहला एग्जाम्पल एंड दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आता है इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। और जो दूसरा एग्जाम्पल आता है वो होता है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन। So there is going to be prothrombin and there is going to be fibrinogen। ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। हमारे ब्लड में और भी प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ फिब्रिनोजन। क्या आप बोल पा रहे हैं? आप कोशिश कीजिए। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी बोलने से ज्यादा आती है। तो आप इस समय आप अपने घर पे हैं, लाइव है, तो आप बोलिए, आपको कोई सुनेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, कोई गाएगा नहीं, बस हर कोई सीखेगा, है ना। सो फॉर्मेशन ऑफ ये प्रोटीन। अब ये दो प्रोटीन के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन है, ये तो बात आपको क्लियर हो गई है इस समय जो मैंने अभी बताई आपको। इसके साथ साथ आपको समझ में आना होगा कि ये दोनों जो प्रोटीन होते हैं इनका काम क्या होता है। ये जो दोनों प्रोटीन होता है दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो फंक्शन है ये दोनों प्रोटीन का, फंक्शन, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ये जो टर्मिनोलॉजी है ब्लड क्लॉटिंग, ये शायद आपको ना समझें, है ना। तो वक्त आ गया है कि हम इस टर्मिनोलॉजी को सीखें अच्छे से, अदरवाइज ये समझेगा ही नहीं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड का जमना। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लड का जमना। देखिए, आपके बॉडी में जब कट होता है, आपके बॉडी में सपोज जहाँ पे भी कट होता है तो वहां पे ब्लड बहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ब्लड बहना बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं इस कट एरिया में स्किन पे ब्लड बहना बंद कर दिया है। ब्लड के ना बहने को, ब्लड के जम जाने के प्रोसेस को क्या बोला मिश्रा सर ने? ब्लड के कट होने के बाद आफ्टर सम टाइम ब्लड नहीं बहता है या ब्लड जम जाता है। इस ब्लड के जमने को या ब्लड के ना बहने के प्रोसेस को हम
क्लॉटिंग बोलते हैं। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर, राइट? तो आप जरा इस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देयर इज अ ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे डैमेज हो गया, ब्लड वेसल्स डैमेज हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैमेज द ब्लड ब्लड वेसल वॉल। अब आप अगर इफ यू कंपेयर दिस वन पार्ट ऑफ द डायग्राम विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द डायग्राम, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, एकदम विजिबल, इसलिए तो हम इमेज का इस्तेमाल करते हैं आपको समझाने के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैन यू सी द येलो फाइबर? क्या आपको ये येलो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं? कैन यू सी दिस येलो फाइबर? येलो कलर के फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर नथिंग बट द फिब्रिनोजन, जो अभी हमने आप लोग को बात किया है ना, उनको हम फिब्रिनोजन बोलते हैं बच्चों। वी कॉल इट एज अ फिब्रिनोजन। 100% क्लियर? सो आपके हिसाब से अगर बॉडी में जब भी कट होता है तो ब्लड रुकना चाहिए या बहना चाहिए? देखो, ब्लड अगर बहता जाएगा तो आपका बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और आप मर जाएंगे, है ना? एकदम सिंपल डेफिनेशन है। तो जब भी बॉडी में कट हो या चोट लगे तो क्लॉटिंग होना चाहिए, और क्लॉटिंग करने में ये दोनों प्रोटीन होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये दोनों प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम, फॉर्म करने का काम यही हमारा लीवर करता है। ये लीवर का फंक्शन है। सो लीवर इज गोइंग टू डज दिस फंक्शन, ये हेल्प करेगा इन दोनों प्रोटीन को फॉर्म करने में। आई थिंक फंक्शन नंबर 10 इज वेरी क्लियर। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं फंक्शन नंबर 11 के बारे में। फंक्शन नंबर जो 11 है, इट इज नथिंग बट द सिक्रीशन ऑफ हिपेरिन। क्या है? सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ हिपेरिन। सिक्रीशन ऑफ हिपेरिन को, सिक्रीशन ऑफ हिपेरिन को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? सिक्रीशन ऑफ हिपेरिन को वी ऑलवेज कॉल इट एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सिक्रीशन ऑफ हिपेरिन कौन करता है? दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय द लीवर। लीवर जो है वो हिपेरिन को बनाता है या हिपेरिन को सिंथेसाइज करता है। बट आपको ये जानना जरूरी है कि ये हिपेरिन है क्या एग्जैक्टली है ना, आपको ये पता होना चाहिए। हिपेरिन जो है ना वो एंटी कोगुलेंट है। क्या है ये? इट्स एन एंटी कोआगुलेंट। ये एक एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, कोगुलेंट का मतलब होता है ब्लड का जमना या ब्लड का क्लॉट होना। अपोजिट ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड का ना जमना, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है ये ब्लड को नहीं जमने देता है। हिपेरिन वो एक केमिकल है जो हमारा लीवर बनाता है और ये क्लॉटिंग होने से रोकता है। अभी आपने ऊपर के फंक्शन में सीखा कि ये कुछ प्रोटीन बनाता है जो क्लॉटिंग करता है। लेकिन देखिए बच्चों, अगर हमारे बॉडी में इंटरनल कट हुआ, देखो यहाँ पे बाहर कट हो गया, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में बाहर कट हुआ है तो यहाँ पे क्लॉट होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर कट हो गया, बॉडी के अंदर, बाहर ब्लड नहीं आ रहा है, अंदर ही कट के ब्लड बह रहा है, तो क्लॉटिंग होना चाहिए या क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए? अगर वहां पे क्लॉट बहुत ज्यादा हो गया, जहां पे भी क्लॉट हो जाता है ना, जहां पे भी क्लॉट हो जाता है ना, यस, वहां पे ब्लड जो है ना वो थिक हो जाता है। समझ पा रहे हो आप लोग? ब्लड थिक हो जाता है, ब्लड जम जाता है, और वहां पे नो ब्लड फ्लो, नो ब्लड फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है वो नहीं होता है। आप समझ पा रहे हो? जहां पे भी बच्चों क्लॉट होगा वहां पे जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा, और जहां पे भी ब्लड थिक हो जाएगा, नो ब्लड फ्लो, यहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं? अगर ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर हार्ट के ब्लड वेसल में ऐसा हुआ कि हार्ट में अचानक, हार्ट के ब्लड वेसल से जो ब्लड बह रहा है वो अचानक में रुक जाए, वहां पे क्लॉट हो जाए, वहां पे थ्रोम्बस हो जाए, थ्रोम्बस, क्लॉट को हम मेडिकल साइंस में थ्रोम्बस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो अच्छी बात या बुरी बात? एब्सोल्युटली बुरी बात। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा हो जाता
है ना। हार्ट के ब्लड वेसल में क्लॉट हो जाता है या थ्रोम्बस हो जाता है, थ्रोम्बस हो जाता है तो बंदा उठ ही नहीं, उठ जाएगा। बंदा उठ नहीं, उठ ही जाएगा, उठ ही जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ये जो क्लॉट हुआ है वो क्लॉट जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो क्लॉट को मेल्ट करने के लिए एंटी कोगुलेंट की जरूरत है। और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, है ना। एंटी कोगुलेंट की जरूरत, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर इंटरनली आपके यहाँ ब्लड वेसल्स में क्लॉट होता है तो वहां पे ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ब्लड मोटा हो जाएगा, ब्लड थिक हो जाएगा, और वहां पे ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो उस क्लॉट को हमको क्या करना होगा बच्चों? मेल्ट करना होगा। उस क्लॉट को हमको क्या करना होगा? मेल्ट करना होगा, है ना। सो अब देखिए, ये जो हिपेरिन है ये एक एंटी कोगुलेंट है। यस, इट प्रिवेंट क्लॉटिंग। मैं लिख देता हूं, इट प्रिवेंट, इट प्रिवेंट क्लॉट, ये क्लॉट को प्रिवेंट करता है। यस सर, है ना। और आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, पक्का, है ना। ओके, चलो अब हम लोग ये फंक्शन नंबर 11 था, 11 के बाद हम लोग मूव ऑन होते हैं फंक्शन नंबर 12 के बारे में। फंक्शन नंबर 12 हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। ये जो लीवर होता है वो लिम्फ को फॉर्म करने में रोल प्ले करता है। लिम्फ फॉर्मेशन, है ना, लिम्फ फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। 100% क्लियर है। अब आपको सवाल उठता है, बच्चों को सवाल उठता है कि ये लिम्फ एग्जैक्टली में है क्या। शायद आपने कई बार बचपन में नाम सुना होगा जब आप 8 9 में थे, लेकिन इस समय आपको जरूरी याद नहीं आ रहा होगा। तो लिम्फ क्या है, जरा हम लोग इस डायग्राम की मदद से हम सीख लेते हैं। यस सर। देखिए ये जो रेड कलर का है, रेड कलर बायोलॉजी में जो भी होती है वो हमेशा आर्टरी होती है, हमेशा। जो ब्लू कलर होती है वो हमेशा वेन होती है, हमेशा। वेन के अंदर CO2 वाला ब्लड रहता है, हमेशा नहीं, कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेन में CO2 ब्लड रहता है और मोस्ट ऑफ द आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, है ना। बीच में आप ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर नेटवर्क देख रहे हो ना, रेड कलर मैंने बोला, रेड कलर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको लिख देता हूं। दीज स्ट्रक्चर्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज है, समझ में आया। दीज आर नथिंग बट द ब्लड कैपिलरी, इसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। यस सर। और ये जो कैपिलरीज होते हैं ना, कैपिलरीज ये परमिएबल हैं। क्या है? परमिएबल है। आर्टरी परमिएबल है, बोलो नहीं। वेन परमिएबल है, बोलो नहीं। कैपिलरी परमिएबल है तो हाँ, तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में यहाँ पे, इट इज परमिएबल। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर ये कैपिलरीज परमिएबल है तो यहाँ से कैपिलरीज से फ्लूइड निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं, जरा आप इस डायग्राम को ध्यान से फोकस कीजिए। यहाँ से एरो निकल रहा है, यहाँ से एरो निकल रहा है, ये ब्लड वेसल से एरो निकल रहा है, कैपिलरी से एरो निकल रहा है, एरो निकल रहा है। और ये एरो ग्रीन एरिया में जा रहा है, दैट इज ग्रीन एरिया में जो भी फ्लूइड पास होगा, यस सर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे लिम्फ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, लिम्फ को डिफाइन करता हूँ कि लिम्फ एग्जैक्टली में है क्या। तो लिम्फ का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझो। जब हम लोग लिम्फ के बारे में बात करते हैं तो लिम्फ का मतलब होता है, इट इज नथिंग बट द फ्लूइड, it is nothing but the fluid which oozes out. It is nothing but the fluid which oozes out from blood capillaries, है ना। ऐसा फ्लूइड जो ब्लड कैपिलरीज से छन के निकल रहा है। कैपिलरीज पर भी, अरे मिश्रा सर ने यहाँ पे बताया ना बाबा। अच्छा मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, है ना। ये जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज होती है, दे आर परमिएबल।
परमिएबल, अच्छा परमिएबल का मतलब नहीं मालूम है, लिखो। परमिएबल का मतलब, वेरी गुड वेरी गुड, परमिएबल का मतलब अलाविंग, अलाविंग पैसेस, अलाविंग पैसेस। यस, क्या होता है, कैपिलरीज परमिएबल है, इट अलाउिंग द पैसेज, ये पैसेज को अलाउ करते हैं। यस, सो लिम्फ को फॉर्म करने में लीवर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए, लिम्फ को बनाना। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक फंक्शन नंबर 12 इज ऑल्सो क्लियर। एंड वक्त आ गया है कि हम अब बात करें फंक्शन नंबर 13 के बारे में अगले पेज पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, फंक्शन नंबर 13। जब मैं फंक्शन नंबर 13 के बारे में बात करता हूं तो इट इज नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ए बनाना। आपको ये अच्छे से पता होगा कि हम कैरेट खाते हैं, कैरेट बोले तो गाजर, है ना। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। आप सभी को ये बात पता होगा, नहीं पता है तो आप सुनते जाइए। कैरेट है मतलब गाजर है, बीटा कैरोटीन जो कि ऑरेंज कलर का पिगमेंट है ना। लीवर क्या करता है, लीवर, लीवर, लीवर कन्वर्ट, लीवर कन्वर्ट करता है बीटा कैरोटीन को। लीवर क्या करता है, बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करता है। लीवर कन्वर्ट, लीवर में कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट, कन्वर्ट बीटा कैरोटीन इनटू, इनटू रेटिनॉल। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनॉल। यस सर, इज दैट क्लियर। फिर ये रेटिनॉल है, ऑल, ध्यान से सुनना। पूरी बायोलॉजी में जब भी ऑल वर्ड आता है इसका मतलब देखो अल्कोहल कहलाता है। पूरी बायोलॉजी में जब भी ऑल वर्ड आता है, पूरी बायोलॉजी में जब भी ऑल वर्ड आता है इसका मतलब देखो अल्कोहल कहलाता है। एनीथिंग विच एंड विद द ऑल, कोई भी वर्ड जब ऑल से एंड होता है तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल याद रखोगे या भूल जाओगे। मिथेनॉल अल्कोहल, प्रोपेनॉल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल अल्कोहल, कोलिकैल्सिफेरॉल अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल अल्कोहल। बात समझ में आ गई, मुझे तो आ गई, है ना। सो लीवर जो होता है वो बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करके टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनॉल बनाता है। और जब ये रेटिना के पास जाता है, रेटिना के पास जाने के बाद, रेटिना में, मतलब रेटिना हमारे आई का स्ट्रक्चर है। आपने 10th में आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो इसी यूनिट में जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसमें आपको आंखें भी सीखनी है और आप कान भी सीखना है। आई एंड ईयर इज द सिलेबस। जैसे रेटिना, रेटिना में जाने के बाद रेटिना में जाने के बाद रेटिना में ये रॉड सेल एंड कोन सेल फॉर्म करते हैं। दे विल फॉर्म, फॉर्म रॉड एंड कोन सेल्स। ये रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स फॉर्म करते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर। सो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। सो कैरेट है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अगर आप गाजर खाएंगे तो लीवर क्या करेगा, बीटा कैरोटीन को दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये रेटिनॉल रेटिना के पास जाएगा, रेटिना में ये रॉड सेल और कोन सेल बनाएगा। कोन का मतलब हमेशा कलर होता है, कोन का मतलब हमेशा कलर होता है, और रॉड, रॉड का मतलब हमेशा इंटेंसिटी ऑफ कलर होता है। यस, तो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू, और आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी क्लियर। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, पॉइंट नंबर 13 के बाद, हाँ आई होप ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आप अच्छे से सीखे, है ना। 13 के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं 14 पॉइंट के बारे में, या 14 फंक्शन के बारे में। फंक्शन का नाम है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स।
तो जब हम लोग बच्चों बात करते हैं सिक्रीशंस ऑफ एंजाइम, तो ये जो हम लोगों का लीवर होता है, लीवर लीवर ऐसे कुछ एंजाइम्स को फॉर्म करता है, सिंथेसाइज करता है और उसको सिक्रीट करता है। सो लीवर एंजाइम्स देगा, और ये एंजाइम्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये जो एंजाइम्स होते हैं, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ, आपको मेटाबॉलिज्म समझना होगा, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, यस सर। सो आपको यहाँ पे पिक ऑफ द वर्ड समझना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ये आपको अंडरस्टैंड आना चाहिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी टाइप का रिएक्शन, एनी टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर किसी भी प्रकार की रिएक्शन को हम हमेशा मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट राइट हियर, यस, एनी टाइप ऑफ रिएक्शंस, किसी भी टाइप का रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन ब्रेक होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, किसी भी टाइप का रिएक्शन, एनी टाइप ऑफ रिएक्शंस taking place inside cell, inside cell, any type of reaction taking place inside the cell, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म या फैट का मेटाबॉलिज्म करने में एंजाइम्स की जरूरत होती है, और ये एंजाइम्स लीवर फॉर्म करते हैं, यस सर। सो दिस इज बिकम द फंक्शन नंबर 14। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं फंक्शन नंबर 15 के बारे में। फंक्शन नंबर जो 15 है, इट इज नथिंग बट द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आप भी लिखते रहिए मेरे साथ, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब आप मेरे ख्याल से ये समझते हैं कि ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी, इसका जो एज होता है वो 120 डेज होता है। इट इज 120 डेज। 120 डेज में जो पुराने आरबीसी होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और नए आरबीसी बनना पहले से चालू हो जाते हैं। तो 120 डेज के बाद ये जो आरबीसी होता है वो ओल्ड आरबीसी हो जाता है, पुराना हो जाता है, एज हो जाता है उसका। अगर किसी भी आरबीसी का एज होता है तो वो अपना जो फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये बहुत ही एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता है। ओल्ड आरबीसी, यस सर, ये ओल्ड आरबीसी बन गए। सो दिस ओल्ड आरबीसी विल बी डिस्ट्रॉयड बाय लीवर। इट इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय स्प्लीन, तो मैं वो भी लिख देता हूं, यस सर, डिस्ट्रॉयड बाय, डिस्ट्रॉयड बाय लीवर। लीवर तो डिस्ट्रॉय करता ही है, हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, वो भी डिस्ट्रॉय करता है। और इस स्प्लीन के बारे में आप सीखेंगे सर्कुलेशन चैप्टर में, यस सर। तो स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं, यस सर। सो इसको हम लोग ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि स्प्लीन जो होता है वो हमारा ब्लड स्टोर करके रखता है, जो ब्लड यूज नहीं हो रहा है इस समय, जिसकी जरूरत नहीं है। जैसे आप अभी खा पी के सो रहे हो, तो आपको ज्यादा ब्लड की जरूरत नहीं है, तो वो ब्लड स्प्लीन में स्टोर हो जाएगा। आपको अभी टेंशन आया, अरे बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप भाग रहे हो, आप रन कर रहे हो, तो वो ज्यादा ब्लड की जरूरत होगी। तो ये जो स्प्लीन है वो सारे ब्लड को फिर से क्या करेगा, पंप करेगा। तो स्प्लीन को हम बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। दो ये टॉपिक फंक्शंस ऑफ लीवर के बारे में है, लेकिन जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आते जाते हैं जो आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, वो मैं कनेक्ट करते जाता हूँ साइमल्टेनियसली। इट इज अ ब्लड बैंक ऑफ बॉडी।
और उसी तरीके से हम इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब यहाँ पे पुराने आरबीसी को दफनाया जाता है। So I think this particular part is very clear. Blood bank of body, graveyard of RBC. Superb work है। I think आपको ये बात समझ में आ गई है। Yes sir. So destruction of RBC के बारे में ये information था। तो ये था फंक्शन नंबर 14। आई होप आपको पार्ट क्लियर है। आरबीसी जब 120 डेज हो जाता है, नया आरबीसी देखो अब ओल्ड हो जाता है, ओल्ड आरबीसी अपना काम नहीं कर पाता है, इसलिए वक्त ऐसा आ जाता है, पुराने आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। डिस्ट्रॉय करने का काम देखो लीवर कर जाता है। मुझे समझ में आता है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो ये फंक्शन नंबर 15 था जो आपको समझ में आया। वी मूव ऑन टू फंक्शन नंबर 16। मतलब आप अभी एक्सपर्ट हो जाओगे, आधे डॉक्टर हो जाओगे लीवर की। फंक्शन नंबर 16 के बारे में बात करने वाले। फंक्शन नंबर 16 है प्यारे बच्चों, फैगोसाइटोसिस। आई राइट एंड आई एक्सप्लेन। Phagocytosis. Phagocytosis. Yes, sir. Phagocytosis. Phagocytosis is the process जो आपको समझ में आना चाहिए, है ना? तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि फैगोसाइटोसिस होता क्या है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। देखिए, हमारे लीवर भैया के पास एक सेल है ना? सपोज ये ओल्ड आरबीसी है, दीज आर द ओल्ड आरबीसी, है ना? ये ओल्ड आरबीसी। सपोज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना? डिजीज कॉजिंग है, ये आपके पुराने सेल्स हैं, यस है ना? और दीज आर नथिंग बट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप हम एक एक चीज का नाम लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड ओल्ड आरबीसी, पक्का? दिस इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओएस हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है? ओल्ड सेल ऑफ द बॉडी, या हम इसको डेड सेल बोलते हैं। डेड सेल है आपके बॉडी के, डेड सेल। बॉडी के सेल मरते हैं ना, तो वो डेड सेल्स है। अब इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम लीवर में एक सेल होता है। लीवर, हमारा जो लीवर होता है उसमें एक सेल होता है जिसका नाम आपको ऑलरेडी पता है, कफर सेल। कफर्स सेल। अब ये जो कफर सेल होता है, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग फैगोसाइटोसिस। क्या होता है फैगोसाइटोसिस? ये फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है अंदर लेना, इनगल्फ करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये फैगोसाइटिक सेल है, और सपोज ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, या डेड सेल्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है डेड सेल्स, ये इसको अंदर ले लेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कफर सेल। और ये कैसे अंदर ले लेगा? ये इसको अंदर ऐसे ब्लू वेसिकल्स में, फिर ये ब्लैक में, ये पार्टिकल्स अंदर आ जाएंगे। यस सर, एग्जैक्टली। सो ये सुडोपोडिया की मदद से ये होता है। तो सुडोपोडिया के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यूनिट नंबर 3 में सिखाया जाएगा। मेरे ख्याल से अभी आपको ये पार्ट क्लियर है कि ये एक कफर सेल है, और ये फॉरेन चीजों को, फॉरेन चीजें मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जो बाहर से आया हुआ है, या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लस डेड सेल्स हो गए, ओल्ड आरबीसी हो गए, ये इनको अंदर ले लेगा और इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इट विल इनगल्फ। कफर सेल क्या करेगा? वो इनगल्फ करेगा। इनगल्फ करेगा मतलब अंदर ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा। इनगल्फ डिजीज कॉजिंग, इनगल्फ डिजीज कॉजिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉमा, डेड सेल्स एंड फॉरेन मैटर, फॉरेन मैटर। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। सो लीवर है, कफर सेल्स है,
इनगल्फ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड सेल्स फॉरेन मटेरियल को अंदर ले लेता है। ये फंक्शन नंबर 16 है। हम प्याज से फैगोसाइटोसिस का मतलब समझते हैं। फैगोसाइटोसिस को प्याज से हम सेल ईटिंग बोलते हैं। सेल ईटिंग, सेल ईटिंग, इसको हम प्याज से सेल ईटिंग बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू फंक्शन नंबर 17 के बारे में बात करने जा रहे हैं। गोना टॉक अबाउट द फंक्शन नंबर 17। फंक्शन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। फंक्शन नंबर 17 है ऑस्मो रेगुलेशन। यस सर, आपको क्या पता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं और फिर समझते हैं कि लीवर का ये फंक्शन क्यों है ना? तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी। सो मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी, बैलेंस इन बॉडी, मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप ये समझ लीजिए कि ऑस्मो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, ऑस्मो, ऑस्मोटिक या ऑस्मो, ऑस्मो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब देखो सॉल्ट या सोल्यूट, सॉल्ट या तो सोल्यूट कहलाएगा। बात समझ में आ गया है ना? पक्का? तो ऑस्मो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब सॉल्ट या सोल्यूट कहलाएगा। यस, ओके। सो मेंटेनिंग सॉल्ट्स एंड वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी। पक्का? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। सो ये जो हम लोगों का जो लीवर होता है, लीवर ये एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है, इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। यस सर, क्या नाम है इसका? एंजियो, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, टेंसिनो, टेंसिनो का मतलब होता है टेंस करना या प्रेस करना, ब्लड वेसल को प्रेस करना, एंजियोटेंसिनोजन। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन होता है ना बच्चों, ये ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। पक्का? एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन produced by by liver, and this protein help in osmoregulation. What is osmoregulation? Maintaining the salt and water balance in the body. Yes sir, is that clear? So मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, एंजियोटेंसिनोजन help in osmoregulation. It help in osmoregulation. I think this work is superb और आपको ये बात समझ में आ गई। पक्का? और इसका इन डेप्थ एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, इसमें कितने प्रोटीन होते हैं, इसका एक्शन क्या होता है एग्जैक्टली ये कैसे ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करता है, इसका डिटेल इंफॉर्मेशन चैप्टर इसी यूनिट में है चैप्टर, और चैप्टर का नाम रहेगा एक्सक्रीशन, किडनी वाला चैप्टर। कौन सा वाला चैप्टर? किडनी वाला। तो ये बात भी आप यहाँ पे लिखिए, क्योंकि जब आप वो किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, हाँ सर ने बताया था कि एंजियोटेंसिनोजन हम सीखेंगे एस्क्रीशन में। पक्का? सो ऑस्मो रेगुलेशन नीट ने पूछा क्या है, तो आप बोलने का सॉल्ट एंड वाटर के बीच का बैलेंस कौन करता है? लीवर। कैसे? लीवर का फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन क्यों है? क्योंकि लीवर एंजियोटेंसिनोजन बनाता है और ये हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। खत्म कहानी। यस सर। 17 के बाद हम लोग मूव ऑन होते हैं 18th फंक्शंस के बारे में, और वो जो 18 फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ हीट। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो देखिए जहां पे भी कुछ भी होगा तो वहां पे हीट रिलीज होगी। जहां पे कुछ भी होगा बोलने का मतलब क्या है? जहां पे कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा,
जहां पे कोई भी रिएक्शंस होगा तो उस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। तो लीवर इज ऑसम ऑर्गन जिसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं लीवर में, और लिवर में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, और उस रिएक्शन में देयर इज ऑलवेज अ रिलीज ऑफ हीट। और इस हीट का इस्तेमाल हमारी बॉडी करती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में करती है। यस सर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर वैसे कितना होता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। पक्का? तो अगर ठंडी में या बरसात में या किसी कंडीशन में आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो लीवर जो होता है, लीवर, चलो हम लोग लिखते हैं, ये जो लीवर होता है, लीवर के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एंड हीट हीट इज प्रोड्यूस्ड heat is produced, or they help in maintaining optimum temperature, help in maintaining help in maintaining optimum temperature, optimum टेम्परेचर। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, लीवर वो ऑर्गन कहलाता है जिसके अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाता है, इस रिएक्शन के बदले में हीट निकल जाता है, ये हीट का इस्तेमाल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के काम में आता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ जाता है ना? पक्का ना? एकदम सिंपल है ना? फंक्शंस ज्यादा है, जितना ज्यादा डिटेल में सीखोगे ना, लीवर इज ऑसम ऑर्गन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। यस सर। सो और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 18 के बाद ये 18 फंक्शंस हमने कर लिए हुए। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, सिक्रीशंस ऑफ एंजाइम, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, फेगोसाइटोसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं फंक्शन नंबर 9 के बारे में, 19 के बारे में। यस सर। तो फंक्शन जो 19 रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज। यस सर, स्टोरेज। अब आपने सुना है कि लीवर जो होता है, लीवर के अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो लीवर होता है, लीवर जो होता है, इट स्टोर सो मच ऑफ थिंग, ये बहुत सारी चीजों को स्टोर करता है। हमारा लीवर होता है, इट स्टोर व्हाट, ये क्या क्या स्टोर करता है? सबसे पहली चीज ये स्टोर करता है वो होता है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ग्लाइकोजन को क्यों स्टोर करता है? बिकॉज लीवर में कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ग्लाइकोजेनेसिस, है ना? तो ग्लाइकोजन को वो स्टोर करता है। नंबर टू, एक इसको स्टोर करता है, इट गोइंग टू स्टोर दी फैट। फैट को क्यों स्टोर करता है? क्योंकि इसी लीवर में लाइपोजेनेसिस, क्या होता है? लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस होता है। सो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? फैट के बाद फिर आता है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स, है ना? ये वाइटामिन्स भी स्टोर करता है। कौन कौन से वाइटामिन ये स्टोर करता है? और ए, विटामिन ए सुना है ना? विटामिन ए, डी, बी, बी भी है, विटामिन ए, डी, ई, के। ये खास विटामिन है हमारे लिए, ए, डी, ई, के। एंड विटामिन बी 12 का हमने नाम ऑलरेडी ले चुके हैं। अच्छा, क्या खास बात है ए, डी, ई, के बारे में? ए, डी, ई, के, एना, डी का, ई का। जैसे ए, डी, ई, के बारे में खास बात ये है कि ये जो चारों विटामिन हैं, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दे आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। बिल्कुल ना, आप भी लिखते रहना, जिंदगी लिखने का नाम है। यस सर। तो अपनी कहानी लिख रहे हो आप, ऐसा समझो। तो आप अच्छे से सीखिए, समझिए, और
आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है, इट्स वेरी सिंपल। मैं चीजों को रिपीट भी करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देन विटामिन बी 12 से मुलाकात आपको कहाँ हुई थी? गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, पर्नीशियस एनीमिया, कुछ याद आ रहा है? स्टमक में हमने पढ़ा हुआ था। सो तो ये जो विटामिन बी 12 है, ये जो विटामिन बी 12 है, उसका नाम है सियानो कोबालामाइन। सियानोकोबालामाइन, पक्का? सियानोकोबालामाइन विटामिन बी 12 है, इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये इसकी खास बात होती है। कोबाल्ट नाम का मिनरल है, कोबाल्ट आपने सुना ही होगा पीरियोडिक टेबल में, वो इसके अंदर पाया जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 19 फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी दी स्टोरेज। liver is responsible for the storage of glycogen by glycogenesis, fat by lipogenesis, vitamin, fat soluble vitamins, and the vitamin B12. So I think इसके अलावा इट ऑल्सो स्टोर, इसके अलावा और भी ये स्टोर करता है चीजें, जैसे इट गोइंग टू स्टोर बाइल इन दी गॉल ब्लडर। क्या स्टोर करता है? बाइल। बट ये जो बाइल है वो कहाँ स्टोर करता है? गॉल ब्लडर। गॉल ब्लडर में ये स्टोर करता है। देन इट ऑल्सो गोइंग टू स्टोर ब्लड, है ना? ब्लड एंड वाटर भी स्टोर करता है। ब्लड एंड ब्लड एंड वाटर भी स्टोर करता है। इसके अलावा इसके अलावा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी स्टोर करता है। मिनरल मतलब आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, देन कॉपर हो गया, ये इनको भी स्टोर करता है। सो आई थिंक ये 19 फंक्शंस है, और ये 19 फंक्शन इज द लास्ट फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीवर। सो लीवर का फंक्शन, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एब्सोल्युटली ओवर। ये लीवर का फंक्शंस है, ये हमने काफी मेहनत से ये लीवर के सारे फंक्शंस है वो हमने कवर किए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लेक्चर नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर नोट्स बनाने के बाद अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया हुआ है तो आपको कितना समझा हुआ है ये कैसे पता लगाया जाए? ये पता लगाने के लिए आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी। नीट एमसीक्यूज का खेल है, अगर आप एमसीक्यूज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो। यस सर। तो एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने नीट गाइड नाम के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उसको शेयर किया हुआ है। और आप उसमें देखिए कि एमसीक्यूज क्यों करना है, कैसे करना है, कौन सी बुक से करना है, वो सारे इंफॉर्मेशन उसमें दिए हुए हैं। यस सर। और रेगुलर टेस्ट आप अपीयर होते जाइए। यस सर। हमारे चैनल पे बने बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।